अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक फ़तवा जारी हो गया है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इसके हराम होने का फ़तवा दे दिया है और जैसे ही मुफ्ती साहब ने इसके हराम होने का फ़तवा दिया है तो बहुत सी लोगों के अंदर उलझनें पैदा हो गई हैं जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे और बहुत से लोग जो हैं तनकीद करते हुए हमें नज़र आते हैं। बहरहाल क्रिप्टो करेंसी के नाजायज़ होने की वजूहात क्या हैं, आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि हम इस चीज़ को जान सकें कि इस्लामी नुक्ता नज़र से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फ़िक़ही एतबार से हम क्रिप्टो करेंसी को कैसे नाजायज़ कह सकते हैं। इस बारे में इंशाल्लाह आज मैं आपको दो चार बातें जो मुझे मालूम है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। बुनियादी तौर पर एक चीज़ ज़हन में रखें कि किसी भी चीज़ का कारोबार करने के लिए और कारोबार के सही होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक समन का होना ज़रूरी है और नंबर दो माल का होना ज़रूरी है। समन किसको कहते हैं? समन कहते हैं करेंसी को, किसी भी करेंसी को। उसमें सोना आ सकता है, चांदी आ सकता है या किसी भी मुल्क की करेंसी आ सकती है। तो बुनियादी तौर पर समन कहते हैं करेंसी को और माल कहते हैं कि जो करेंसी के बदले में बेची जा रही है। यानी किसी भी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त या कारोबार या तिजारत के सही करने के लिए, जायज़ करने के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों तरफ ये चीज़ें हों जिन चीज़ों का तबादला किया जाता है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी ये ना तो समन में आता है और ना ही माल में आता है। समन में इसलिए नहीं आता है कि ये करेंसी नहीं है, ये एक डिजिटल करेंसी है और इसके बैक पर कोई ऐसी करेंसी मौजूद नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके। यानी आप यूँ समझ लें कि ख़ारजी एतबार से कोई ऐसी करेंसी नहीं है जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको छू सकें, जिसको उठा सकें, जिसको जेब में डाल सकें। यानी करेंसी नहीं है, ये सिर्फ़ एक डिजिटल नंबर्स हैं और डिजिटल नंबर्स में ये करेंसी है। तो जो चीज़ ख़ारिज में मौजूद ही नहीं है वो कैसे करेंसी हो सकती है? जब ज़ाहिर बात है ख़ारिज में मौजूद नहीं होगी तो इसके पीछे सरकारी तौर पर या गवर्नमेंट के एतबार से कोई सपोर्ट नहीं होगी। जब गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है तो ये करेंसी कैसे हो सकती है? अब आपके जहन में ख्याल आता होगा कि हम भी बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हमें भी नंबर्स मिलते हैं उन पैसों के, या हम मोबाइल फ़ोन पर जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, तो हम भी पैसे जमा कराते हैं या पैसे डालते हैं या भेजते हैं तो हमें भी नंबर्स शो होते हैं। तो ये नंबर्स हमें भी शो होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी यही नंबर्स शो होते हैं। तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं और जो हमें नंबर्स शो होते हैं उन नंबर्स के पीछे हमारे जमा कराए हुए वो पैसे होते हैं। उन पैसों की तादाद हमें शो की जा रही होती है और फिर उन पैसों को हुकूमत की सपोर्ट मिली हुई होती है, हुकूमत की पुश्तपनाही मिली होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली हुई होती है उन पैसों के ऊपर, और गवर्नमेंट की वजह से उन पैसों की वैल्यू होती है। ठीक है ना जी। वो डिजिटल नंबर्स जो हैं वो इनकी तरह नहीं है। ये जो डिजिटल नंबर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें नज़र आते हैं, ये डिजिटल नंबर्स जो हैं इनके पीछे कोई करेंसी नहीं है जो करेंसी इनको सपोर्ट कर सके। ये बग़ैर सपोर्ट के एक करेंसी है जिसको हम डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, जिसको हम हवाई करेंसी भी कह सकते हैं। ज़ाहिर बात है, तो जब ये समन नहीं है या करेंसी नहीं है या सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तो इस सूरत में इनसे कारोबार भी नहीं किया जा सकता, इनकी ख़रीद व फ़रोख्त भी नहीं की जा सकती। तो जिस चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं की जा सकती, अगर हम उस चीज़ को ख़रीद व फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे तो ये शरई एतबार से नाजायज़ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये समन यानी करेंसी नहीं बन सकती है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी आपको कि कारोबार के लिए या तिजारत के लिए या लेन देन के लिए ज़रूरी है कि वो माल हो। ठीक है ना जी। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये माल भी नहीं है, क्योंकि माल भी जो है ख़ारिज में हमें नज़र आता है, हम महसूस करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमें नज़र भी नहीं आता है। ठीक है ना जी। माल के अंदर जो है क्या चीज़ें आती हैं? माल के अंदर हर वो चीज़ आती है जो आप बेच सकते हो या जो आप पैसे देकर ख़रीद सकते हो। मसलन कपड़े बेच सकते हो, जूते बेच सकते हो, घर बेच सकते हो, इसी तरीके से गाड़ी बेच सकते हो। वो सारी चीज़ें हमें ख़ारिज में नज़र आती हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये चीज़ें नहीं है। लिहाजा इससे ये चीज़ साबित होती है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना तो ये माल है और ना ही जनाब ये
समन है। तो जब दोनों तरफ ना समन मौजूद है ना माल मौजूद है, तो फिर आप कैसे इस चीज़ का कारोबार कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ जायज़ हो सकती है। तो एक वजह नाजायज़ होने की ये है। दूसरी वजह नाजायज़ होने की ये है कि इसके अंदर धोखे का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। धोखे का अंदेशा इसलिए ज़्यादा है कि क्रिप्टो की जो वैल्यू है, इसकी अंदर उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है और इस मक़दार में हो रहा है कि इसकी हकीकी मक़दार को पहचानना और इसके इस्तेहकाम को पहचानना ये वाज़ेह नहीं हो रहा। देखिए, उतार चढ़ाव तो हर करेंसी में होता है, लेकिन इस कदर उतार चढ़ाव नहीं होता है कि उसकी मक़दार पहचानना या उसकी गिरावट को पहचानना या उसकी उठान को पहचानना मुश्किल नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की भी उतार चढ़ाव होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती है। ज़ाहिर बात है, जिस चीज़ में इस्तेहकाम ना हो उस चीज़ का कारोबार कैसे होगा। अगर डॉलर का इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान का कारोबार कैसे होगा, या पाकिस्तानी रुपये के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान के अंदर कारोबार कैसे होगा। चीज़ें महंगी होंगी, कभी महंगी होंगी, कभी सस्ती होंगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा, जिससे नुकसान होने का अंदेशा है। तो वो कारोबार जिसमें नुकसान साफ नज़र आ रहा है और फ़ायदे के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा है, वो कारोबार जायज़ नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। तो दूसरी वजह जो है ना जी, ये फरमाई है कि ये इसके अंदर धोखा है, तो धोखे की वजह से जो है ना जी, ये कारोबार जायज़ नहीं है। तीसरी एक और वजह इसके नाजायज़ होने की ये है कि ये जुए के साथ इसकी मुशाबहत है। जुए के साथ कैसे मुशाबहत है? जुए के साथ इस तरह मुशाबहत है कि एक आदमी कोई करेंसी ख़रीदता है, इसी तरीके से डिजिटल करेंसी ख़रीदता है, तो वो उसको बेचने के लिए नहीं ख़रीद रहा है, वो उसको अपने पास स्टॉक करने के लिए ख़रीदता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारे कितने ऐसे जान पहचान वाले हैं जिन्होंने ख़रीद कर रखे हुए हैं, वो बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है, वो इसलिए ख़रीदे हुए हैं कि भाई हम इनको अपने पास रखेंगे और अपने पास रख कर जब इनकी कीमत, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो तब हम इनको बेच देंगे, और यही जुआ है, इसी को जुआ कहते हैं। तो ये 2-4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जो है मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इसके नाजायज़ होने का फ़तवा लगा दिया है। खुलासतन मैं बता दूं वो क्या वजूहात हैं। एक तो ये कि समन नहीं है, करेंसी नहीं है। दूसरा ये है कि वो माल नहीं है। तीसरा ये है कि इसमें धोखे का अंदेशा ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर इस्तेहकाम नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। चौथा ये है कि ये जुए के साथ मुशाबहत रखता है। इन 4-5 वजूहात की बुनियाद पर मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इसके हराम होने का फ़तवा दिया है। अब आइए उन लोगों की तरफ आते हैं जो लोग मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब पर एतराज़ करते हैं। एतराज़ इस एतबार से करते हैं कि बाज़ हज़रात को हमने सुना, वो कहते हैं जी मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को हो क्या गया है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नज़र आई है जिसके नाजायज़ होने का हुक्म दे दिया है, जिसके हराम होने का हुक्म दे दिया है। फॉर्म 47 से बनी हुई हुकूमत को तो हराम नहीं कहा उन्होंने, हालांकि ये नाजायज़ तरीके से आए हुए हैं, इनको भी हराम कहना चाहिए। तो उनके लिए 2-4 मैं बातें करना चाहता हूँ, 1-2 सवालात उनके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिसको तुम नाजायज़ हुकूमत कह रहे हो, ये नाजायज़ हुकूमत तुम्हारे करतूतों की वजह से आई है। इससे पहले तुम्हारी हुकूमत थी। तुम अगर हुकूमत सही करते, तुम्हारे दौर में हुकूमत सही होती, मुल्क तरक्की करता, तो इनको हुकूमत कोई ना देता, ये इस कुर्सी के ऊपर विराजमान नहीं होते हैं। तुम्हारे करतूत ठीक नहीं थे, तुम्हारे करतूत ठीक ना होने की वजह से मजबूरन इनको लाना पड़ा। तुम्हारे करतूत ठीक कैसे नहीं थे कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में मुल्क जो है मुसलसल अदम इस्तेहकाम की तरफ गया है। अदालती अदम इस्तेहकाम तुम्हारे दौरे हुकूमत में हुआ, माशी अदम इस्तेहकाम तुम्हारे दौरे हुकूमत में हुआ, मुआशरती अदम इस्तेहकाम तुम्हारे दौरे हुकूमत में हुआ, अखलाक़ी अदम इस्तेहकाम तुम्हारे दौरे हुकूमत में हुआ, कारोबारी अदम इस्तेहकाम तुम्हारे दौरे हुकूमत में हुआ। वो क्या ऐसी संजीदा चीज़ है जो तुमने अपनी हुकूमत में की है और मुल्क और कौम को उसको फ़ायदा हुआ है, आप लोग नहीं बता सकते। सेल्फियाँ आप लोग खिंचवाते थे, टिकटॉक पर आप लोग जाते थे, स्टाइल आप लोग किया करते थे। आप लोगों की हुकूमत सिर्फ सुर्खी, पाउडर और स्टाइल के गिर्द घूमती रही है और अमली तौर पर आपने अपनी हुकूमत में मुल्क और कौम को कोई तरक्की नहीं दी। और पूरी दुनिया के अंदर आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, डॉलर का रेट बढ़ गया है। इसी तरीके से आपके पड़ोसी ममालिक आपसे नाराज़, चीन आपसे नाराज़ हो गया, सऊदी अरब आपसे नाराज़ हो गया, खारजा पॉलिसी आपसे जनाब आपसे नहीं संभाली गई, खारजा पॉलिसी फ्लॉप हो गई, कश्मीर का जनाब आप लोगों ने सौदा कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम को रुसवा किया। इसके अलावा मुझे बताएं आपने अपनी कौम को दिया क्या है? अगर आपने अपनी कौम को दिया है तो बदअखलाक़ी दी है, गैर संजीदगी दी है, बदतमीज़ी दी है, गालम गलोच दिया है, बड़ों का अदब जनाब आपने अपने नौजवानों से छीन लिया है, छोटों पर शफ़क़त जनाब आपने अपने बड़ों से छीन लिया है। मुल्क और कौम को सिवाय गैर संजीदगी के आपने कुछ भी नहीं दिया।
और अब आप एतराज़ करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की। और फिर दूसरी बात यह है कि अब जिस पार्टी की हुकूमत चल रही है उसकी हुकूमत में आप अपोजिशन हैं, आपको किरदार अदा करना चाहिए, आप किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। हुकूमत में जब थे तो आपको हुकूमत करनी नहीं आ रही थी, अपोजिशन में जब हैं तो आपको अपोजिशन करनी नहीं आ रही। किरदार आपको अदा करना चाहिए, टफ़ टाइम आपको देना चाहिए, रोड पर आपको निकलना चाहिए, एहतजाज आपको करना चाहिए, जलसे आपको करने चाहिए। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ फतवा दें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्यों फतवा दें? और फिर मैं एक और बात आपको बताऊं, अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से आप इस फतवे का मुतालबा करेंगे तो ये भी आपके गले पड़ जाएगा। क्योंकि याद रखें, एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक मुसलमान हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत नाजायज़ है। आपने हुकूमत उसको नहीं देनी थी तो इलेक्शन से पहले जद्दोजहद कर लेते हैं। हुकूमत को प्लेट पे रख कर नहीं देता है, हुकूमत छीनी जाती है। 2018 में भी आपको भी इसी तरह हुकूमत मिली थी और अब उनको भी इस तरह हुकूमत मिली है। हुकूमत लेने के लिए आप टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाएं और आप कहें कि हमें हुकूमत देते, तो ऐसे हुकूमत कोई नहीं देता है। जब आप मेहनत करने का टाइम होता है, अमली काम करने का टाइम होता है, तो उस वक्त आप सो जाते हैं और जब जनाब चिड़िया खेत चुग जाती है फिर आपको याद आ जाता है कि भाई कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये तो आपकी गलत फहमियाँ हैं, ये तो आपकी गलतियाँ हैं। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ ना देखें इस हवाले से। और फिर कुछ यूती ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क बैठकर यहाँ पाकिस्तानियों के कहते हैं कि आप निकलो भाई, जुल्म के ख़िलाफ़ निकलो। अगर जुल्म के ख़िलाफ़ निकलना था तो आप निकल जाते। आप सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में, सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ के चक्कर में और जनाब सैर सपाटे करने के चक्कर में मुल्क से बगावत करके जनाब फ़रार हो गए हैं और बैरून मुल्क बैठकर यहाँ मुल्क के अंदर रहने वालों के जनाब जीना धोबर किया हुआ है और उनको जनाब उकसा रहे हैं कि भाई आप अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ भी निकलो, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भी निकलो, बड़ों से बदतमीज़ी भी करो, छोटों पर शफ़क़त भी ना करो, अपने इदारों के ख़िलाफ़ भी बकवास करो और मुल्क के अंदर जनाब अफरा तफरी फैलाओ और इंतशार फैलाओ। आपका इसके सिवा और क्या काम है? आज इमरान खान जो जेल के अंदर बंद है, निकल नहीं रहा, उसकी वजूहात ये नहीं है कि उसको कोई निकाल नहीं रहा, उसकी वजूहात ये है कि आप लोग उसको निकलने नहीं दे रहे। अपनी इन करतूतों की वजह से उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, अपनी इन बेवकूफ़ियों की वजह से उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। आपकी मिसाल ऐसे बंदर की है जिससे दोस्ती सिवाय नुकसान के और कोई नहीं है। उससे दोस्ती भी करो तो वो नुकसान देगा, उससे दुश्मनी भी करो तो वो नुकसान देगा। तो इसलिए ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं आप अपने दायरे के अंदर रहें। बहरहाल ये 2-4 बातें थीं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो मैंने आप हज़रात के गोश गुजार कर दी हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों हराम है, क्यों नाजायज़ है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। मैंने सारी बातें आप हज़रात से तफसीलन बातचीत कर ली है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।